तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आपको पता है हमारा चैनल यूथ एकेडमी जो कि देखने के लिए मिल रहा है, इसके यहाँ पर क्या पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस। तो आज जो है हम क्या स्टार्ट करेंगे, ओपन डोर पॉलिसी जो चाइना की है वो स्टार्ट हम करेंगे। अभी हाल फिलहाल में क्या देखने के लिए मिल रहा है कि हमने एक सीरीज लॉन्च करी है जो कि पॉलिटिकल साइंस की सीरीज है। किसकी सीरीज है भाई? पॉलिटिकल साइंस की सीरीज है। और इसी के अंदर देखने के लिए मिलेगा कई सारी चीजें। क्या क्या देखने के लिए मिलेगी इस पे हम चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस की हम बात कर रहे हैं और इसी के अंदर हम बात करेंगे किस चीज की, कि जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस पे हम डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन सी क्लास के हैं? 12th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने सफर पर, जो कि ओपन डोर पॉलिसी, जो चीन की चाइना की ओपन डोर पॉलिसी है, जिसको हम हिंदी में चाइना का खुले द्वार की नीति कहते हैं। तो उस पर हम चर्चा करेंगे, कैसे क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, इतिहास में क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली चाइना के अंदर, वो सारी चीजें हम जिक्र करेंगे। तो जानने की कोशिश करेंगे, क्या जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना जो है ओपन डोर पॉलिसी कैसे अपनाता है, किस समय अपनाता है, ये सारी चीजें देखेंगे। और चीन के खुले द्वार की नीति को हम चर्चा करेंगे या खुले द्वार की नीति को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चंस के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि चीन से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले ये, तो चीन से हम क्या क्या समझते हैं, चीन चीन की खुले द्वार की नीति क्या है, ओपन डोर पॉलिसी क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, मतलब इतिहास में इसके साथ साथ क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली। तो इतिहास की हम बात कर लेते हैं। इतिहास के अंदर क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्या कि जो इतिहास है, इतिहास में क्या देखने के लिए मिला उस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चीन के अंदर क्या देखने के लिए मिला। सबसे पहले चीन के अंदर 1949, एक डेट याद रखेंगे आप, 1949, चीन में 1949 में क्या हुई? चीनी क्रांति हुई। ठीक है, चीन में क्रांति होती है, चीनी क्रांति जिसको हम बोलते हैं, चीनी क्रांति हुई। और ये चीनी क्रांति जो है कब देखने के लिए मिली? 1949 के अंदर देखने के लिए मिली। इस क्रांति के अंदर क्या देखने के लिए मिला कि जो समाजवादी व्यवस्था है, कौन सी? समाजवादी समाजवादी जो व्यवस्था है, व्यवस्था देखने के लिए मिली। ये समाजवादी व्यवस्था जो है चीन के अंदर 1949 में जो चीनी क्रांति के तहत देखने के लिए मिली थी, क्या पर? क्या? समाजवादी व्यवस्था। अब ये समाजवादी व्यवस्था क्या होती है इस पे हम जिक्र करेंगे। समाजवादी व्यवस्था क्या होती है इस पे हम जिक्र करेंगे। तो ये जो अवधारणा है या समाजवादी जो विचारधारा है, इससे आप क्या समझते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में दो विचारधाराओं का पर्सनल देखने के लिए मिला, मतलब फेमस देखने के लिए मिली। सबसे पहली पूंजीवादी व्यवस्था और दूसरी समाजवादी व्यवस्था। तो समाजवादी व्यवस्था क्या थी, पूंजीवादी व्यवस्था क्या थी, अगर ये आप नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा अपनी पहली वीडियो का। उसके अंदर मैंने पहले चैप्टर को भी समझाया है और समाजवादी और पूंजीवादी व्यवस्था को भी समझाया है। तो बस आज जो है हम समाजवादी व्यवस्था की एक झलक देख लेते हैं। बाकी जो डिटेल में अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो रही है तो पहली जो वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। समाजवादी व्यवस्था अपनाई। समाजवादी व्यवस्था क्या होती है? समाजवादी व्यवस्था है जिसके अंदर देश के जो देश के जो संसाधन है, संसाधनों पर देश के संसाधनों पर सरकार का क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। क्या रहता है? नियंत्रण रहता है। तो देश के संसाधनों पर नियंत्रण रहता है, उसी को हम समाजवादी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये बहुत फेमस व्यवस्था है। ठीक है, तो ये एक लाइन थी जिसको हमने समाजवादी व्यवस्था को कवर करा एक लाइन के अंदर, कि देश के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण। तो देश के अंदर सरकार का नियंत्रण क्या है? समाजवादी व्यवस्था कहलाती है। तो इसी के अंदर देश के अंदर संसाधनों का नियंत्रण, संसाधन मतलब पूरी तरीके से 100% जितने भी संसाधन होंगे वो क्या होंगे? सरकार के अंडर में रहेंगे।
सरकार जो गवर्नमेंट है उसके अंडर में ये सारी चीजें रहेंगी। क्लियर। अब आगे चलते हैं। तो 1949 चीनी क्रांति होती है, ठीक है, समाजवादी व्यवस्था आती है और यहां से क्या देखने के लिए मिलता है, समाजवादी मॉडल। क्या देखने के लिए मिलता है, समाजवादी क्या देखने के लिए मिलता है, मॉडल देखने के लिए मिलता है। जी हाँ, क्या देखने के लिए मिलता है, समाजवादी मॉडल। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे देखने के लिए मिलेगा क्या, इसके कुछ उद्देश्य देखने के लिए मिले थे, लेकिन उससे पहले क्या देखने के लिए मिला, ये समाजवादी मॉडल के तहत चीन ने क्या करा, अपने जो उद्योग है औद्योगिकीकरण करा। कहने का मतलब यह है औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी करी। उद्योग की जो अर्थव्यवस्था थी, औद्योगिक क्या अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो थी वो देखने के लिए मिली चीन के अंदर समाजवादी व्यवस्था के तहत। और यहीं से 1949 से स्टार्ट होती है। जो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, इतिहास की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है चर्चा देखने के लिए मिली इतिहास के अंदर। तो आगे हम चलते हैं। इतनी बातें क्लियर आई हो, आपको आई होंगी, और मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं आज। ठीक है, तो औद्योगिक अर्थव्यवस्था देखने के लिए मिली। इसी के अंदर देखने के लिए मिलता है कि सरकार ने क्या करा, सरकार के हाथों में संसाधन थे सारे, तो जितने भी संसाधन है उद्योग का विकास करने के लिए, उद्योग का क्या करने के लिए, उद्योग विकास करने के लिए, उद्योग विकास करने के लिए जितने भी संसाधन थे, जी हाँ, जितने भी संसाधन थे वो सारे क्या था, सारे संसाधनों का प्रयोग जो है औद्योगिक विकास के अंदर कर दिया किसने, चीन की सरकार ने। तो अब आगे चलते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई होगी आई होप। तो अब यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला कि समाजवादी जो व्यवस्था है उसके अंदर क्या देखने के लिए मिला, स्वास्थ्य सुविधा हो गई, ठीक है, रोजगार हो गया, ये सारी चीजें जो है, या समाज का जो कल्याण की योजना जो है, मतलब स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, रोजगार हो गया, और समाज कल्याण की जो योजना जो है वो चीन की सरकार के द्वारा बहुत अच्छे से निभाई गई। कहने का मतलब निभा रहे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला कि भैया जितनी भी चीन की जितनी भी सरकार है, या चीनी जो सरकार है उसने क्या करा कि जो जितने भी रोजगार है, ठीक है, रोजगार हो गया, और फिर उसी के साथ स्वास्थ्य हो गया, और उसी के साथ साथ क्या देखने को मिला, आपका सामाजिक कल्याण की जो योजना जो है वो पूरी तरीके से उन्होंने लागू करने की कोशिश करी। तो इसी के अंदर और क्या देखने के लिए मिला, इसी के अंदर और ये देखने के लिए मिला कि जितनी भी जनसंख्या थी उनको लाभ देने के लिए सारी चीजें अपनाई गई, ये सारी चीजें करी गई। और इसी के साथ साथ ये देखने के लिए मिला कि अब वो क्या कर रही थी कि यहाँ पर समाजवादी जो व्यवस्था है यहाँ तक तो सीमित थी, लेकिन चीन की जो क्रांति हुई, समाजवादी व्यवस्था जो आई, यहाँ पर असफल रही, ये चल नहीं पाई ज्यादा दिनों तक। ठीक है, इसके अंदर आगे चल के सुधार हुए, वही खुले द्वार की नीति अपनाई गई। कैसे क्या था वो आगे अभी बता रहा हूं। तो जब ये असफल क्यों रही, सबसे पहले इसका कारण ये था कि भैया जो जनसंख्या है, क्या है, जनसंख्या जो है वो क्या थी, जनसंख्या का अधिक होना, क्या अधिक होना, ये सबसे बड़ा डिफॉल्ट यहाँ पर देखने के लिए मिला। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने के लिए मिली कि जनसंख्या का अधिक होना, ये कहीं ना कहीं एक चीन की चुनौतियों में से एक था। इसलिए यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं देखने के लिए असफल देखने के लिए मिली। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, ठीक है, ये सारी चीजें देखने के लिए मिली। और फिर उसके बाद आता है, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे सुधार करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, धीरे धीरे सुधार करते हैं। तो चीन ने क्या करा, अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश करी गई, जो कि समाजवादी व्यवस्था कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आ रही थी, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करी गई। तो इसी के अंदर देखने के लिए मिला क्या, चीन ने सुधार की पहल करी। ठीक है, क्या चीन जो था, चीन ने क्या करा, चीन में सुधार की पहल देखने के लिए मिली। तो
जो चीन में सुधार की जो पहल थी, क्या देखने के लिए मिली, आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या देखने के लिए मिला, सबसे पहले ये देखने के लिए मिला, एक डेट देखने के लिए मिली। सबसे पहले कौन सी डेट देखने के लिए मिली, 1972। ये याद रखेंगे, 1972 जो है ये डेट देखने के लिए मिली इसके अंदर। तो यहां से स्टार्टिंग होती है सुधार की पहल, चीन के अंदर सुधार की जो पहल है यहां से स्टार्टिंग देखने के लिए मिलती है 1972 में। क्यों, यहां से सबसे पहले देखने के लिए मिलता है एक देश जिसका नाम है अमेरिका। क्या, अमेरिका। तो एक देश जो है अमेरिका प्लस चीन, इन दोनों ने क्या करा, अपने मधुर संबंध या संबंधों को स्थापित करा, संबंध बनाए, ठीक है, संबंध बनाए। और ये संबंध जो है किस क्षेत्र में देखने के लिए मिले, ये संबंध किस क्षेत्र में देखने के लिए मिले, एक आर्थिक क्षेत्र हो गया, प्लस एक राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से, राजनीतिक क्षेत्र में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। इन क्षेत्रों में संबंध स्थापित हुआ, क्षेत्रों में संबंध क्या देखने को मिला, स्थापित देखने के लिए मिला। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर आपको, आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अमेरिका चीन जो है इन्होंने संबंध बनाए और आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनाए, जिसमें क्षेत्रों का संबंध स्थापित करने की बात करी गई। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। 1972 में ये सारी चीजें देखने के लिए मिली, और फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिला, उसके बाद एक चीज नई देखने के लिए मिली। और ये क्या देखने के लिए मिली, आइए चलते हैं। एक चीज देखने को मिली कब, 1973, सबसे बड़ी चीज यही देखने के लिए मिली। अब 1973 में क्या देखने के लिए मिला, पहली चीज क्या देखने के लिए मिली, यहां पर 4 चीजों का जिक्र करा है, और वो 4 चीज क्या है। पहली चीज देखने के लिए मिली, क्या, पहली चीज देखने के लिए मिली, यहां पर एक व्यक्ति देखने के लिए मिले 1973 में। चीन के प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री कौन थे चीन के 1973 में, आई होप आपने अगर बुक पढ़ी होगी चीन के बारे में पढ़ा होगा, तो 1973 में यहां पर प्रधानमंत्री कौन देखने के लिए मिले, आप बता सकते हैं मेरे को, या खुद अपने मन में कोशिश करें कि मुझे याद है या नहीं है। अगर याद नहीं है तो कहीं ना कहीं आप डगमगाए हुए हैं, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं 1.5-2 महीने में, तो आप कहीं ना कहीं अपनी रिवीजन नहीं कर रहे हैं या आपने पढ़ा नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमारे यूट्यूब अकेडमी जो है उसके माध्यम से आप पढ़ने की कोशिश करें। तो एक व्यक्ति हुए चाउ एन लाई, कौन व्यक्ति हुए यहां पर देखने के लिए मिले, कौन, चाउ एन लाई। तो चाउ एन लाई जो है यहां पर जो व्यक्ति जो है देखने के लिए मिले, और ये जो 1973 के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई देखने के लिए मिले, इन्होंने रिफॉर्म की बात करी, सुधारों की बात करी, और 4 आधुनिकीकरण करा, 4 चीजों का आधुनिकीकरण करा। सबसे पहले देखने के लिए मिला कृषि, सबसे पहले देखने के लिए मिली कृषि, और फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिली, कृषि के साथ साथ कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी। ये जो है 4 चीज देखने के लिए मिली। क्या क्या देखने के लिए मिला, कि सबसे पहले देखने के लिए मिला, क्या देखने के लिए मिला, कृषि। ठीक है, कृषि देखने के लिए मिली, क्या देखने के लिए मिली, कृषि देखने के लिए मिली। ठीक, और फिर उसके बाद देखने के लिए मिला उद्योग। ठीक है, उद्योग के बाद देखने के लिए मिला सेवा, और सेवा के बाद देखने के लिए मिला क्या, विज्ञान प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये चीज आई हो, सारी चीजें, चारों चीज आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो 1973 में प्रधानमंत्री, एक बार रिपीट कर देता हूं, 1973 में प्रधानमंत्री चीन के उस टाइम चाउ एन लाई के द्वारा यहां पर आधुनिकीकरण करा गया 4 चीजों का, कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब चलते हैं हमारे ओपन डोर पॉलिसी पे। ये हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड आपका देखने के लिए मिला। अब चलते हैं ओपन डोर पॉलिसी, जिसको बोलते हैं खुले द्वार की नीति। तो खुले द्वार की नीति क्या थी,
खुले खुले द्वार की नीति, खुले द्वार की नीति क्या थी? खुले द्वार की नीति क्या थी भाई? खुले द्वार की नीति देखने के लिए मिली क्या? तो खुले द्वार की नीति जो है, खुले द्वार की नीति जो है सबसे पहले कब आई, कब लागू करी गई, कब कौन लाया, ये सारी चीज देखने के लिए मिलेंगे। खुले द्वार की नीति जो है 1978 में लाए, और ये लाने वाले व्यक्ति कौन थे? लाने वाले व्यक्ति कौन थे? आई होप आपको पता होगा। लाने वाले व्यक्ति कौन थे? डेंग श्वाओपिंग। कौन? डेंग। कौन थे? डेंग। कौन देखने के लिए मिले? डेंग श्वाओपिंग। ये चीन के प्रधानमंत्री देखने को मिले 1978 में, शियाओपिंग। ठीक है, शियाओपिंग देखने के लिए मिले। मुझे पता है चीन में थोड़े अजीब से नाम होते हैं, हम प्रोनाउंस करने में थोड़ा घबराते हैं, लेकिन ये जो है डेंग श्वाओपिंग देखने के लिए मिले। आप 2-4 बार कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा। तो डेंग श्वाओपिंग जो है ये 1978 में खुले द्वार की नीति लाते हैं। खुले द्वार की नीति मतलब, इन्होंने खुले द्वार की नीति का मतलब क्या समझाया कि विदेश नीति अब हम खोल देंगे। क्या? विदेश नीति खोलेंगे प्लस व्यापार की नीति खोलेंगे। ठीक है, खुले द्वार की नीति के माध्यम से हम व्यापार और विदेश नीति को हम स्वीकार करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है, विश्व के अंदर क्या चल रहा है, और उसकी क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। और आर्थिक मजबूती पाने के लिए, आर्थिक मजबूती मजबूती पाने के लिए, आर्थिक मजबूत होने के लिए इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया। ठीक है, और साथ ही साथ विज्ञान, टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी है, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजें खुले द्वार की नीति को अपनाई। तो आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और फिर इन्होंने धीरे धीरे क्या करा, 1978 के बाद 1982 की बात हो। ठीक है, 1982 में क्या करते हैं ये? 1982 में क्या करते हैं? 1982 में निजीकरण की बात करते हैं। खुले द्वार की नीति के तहत इन्होंने क्या करा? निजीकरण तो करा। क्या करा इन्होंने? निजीकरण जो है, निजीकरण तो करा साथ साथ, और साथ साथ ये भी देखने को मिला कि 1982 के अंदर, 1982 के अंदर क्या खेती का भी निजीकरण यहाँ पर देखने के लिए मिला। खेती का निजीकरण यहाँ पर देखने के लिए मिला। क्या? निजीकरण यहाँ पर जो है देखने के लिए मिला। ठीक, तो खेती का निजीकरण 1982 के अंदर देखने के लिए मिला। और फिर एक और चीज का निजीकरण देखने के लिए मिला। कब देखने के लिए मिला? 1982 में खेती का निजीकरण, और 1998 में भाई 1978 में तो विदेश नीति, व्यापार नीति और आर्थिक मजबूती लाने के लिए निजीकरण कर दिया गया कि भाई व्यापार जो है अब बाहर कर सकती है हमारी कंपनी, और बाहर की कंपनी आ सकती है। ठीक है, हम देशों से संबंध स्थापित कर सकते हैं, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है, उसकी जानकारी हम पा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो चल रही थी, लेकिन 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया। आप खेत के जितने भी सामान थे वो बाहर भी हम ले जा सकते थे। निजीकरण मतलब होता है कि प्राइवेट कर देना सारी चीजें। ठीक है, अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है निजीकरण, तो इंग्लिश में प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं इसको। तो प्राइवेट से आप समझ सकते हैं, तो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, तो यही है प्राइवेट चीजें। ठीक, सरकार के हाथों में नहीं है। तो 1998 में, 1998 में उद्योगों का निजीकरण करा गया। उद्योग का क्या करा गया? निजीकरण कर दिया गया। निजीकरण, ठीक है, उद्योग का 1998 के अंदर निजीकरण कर दिया गया। और फिर सबसे अहम चीज क्या है कि चीन ने क्या करा? 2001 के अंदर चीन क्या करता है? 2001 के अंदर चीन ने क्या करा? WTO क्या है? WTO क्या है भाई? WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन में क्या? विश्व व्यापार
संगठन में अपनी भूमिका निभाई। विश्व व्यापार संगठन में ये क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। इसने अपने आप को 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल कर दिया, ठीक है, शामिल कर दिया। किसने, चीन ने, ठीक है। कब शामिल हुआ चीन, एक नंबर में आ सकता है। विश्व व्यापार संगठन में चीन कब शामिल हुआ, तो 2001 के अंदर देखने के लिए मिला। और साथ साथ क्या देखने के लिए मिला, 1998 में एक चीज याद रखना, उद्योगों का जब निजीकरण करा गया तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला, एक चीज यहाँ पर ये देखने के लिए मिला, क्या यहाँ पर ये एक चीज देखने के लिए मिली, क्या देखने के लिए मिली कि जो निजीकरण करा गया, निजीकरण के साथ साथ एक सेज नाम करके एक चीज स्थापित करी गई चीन के द्वारा। सेज, सेज देखने के लिए मिला, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया चीन के द्वारा 1998 के अंदर, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। और साथ साथ फिर और क्या देखने के लिए मिला कि ये सारी चीजें 2001 में चीन ने WTO विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ, और फिर उसके बाद इसने क्या करा, दूसरे देशों के लिए भी क्या देखने के लिए मिला, दूसरे देशों के लिए भी क्या खोला इसने, व्यापार का जो रास्ता था वो खोल दिया, व्यापार का जो रास्ता था वो खोल दिया दूसरे देश। अब वो क्या कर सकते हैं, दूसरे देश भी आ सकते हैं WTO के तहत। तो ये सारी चीज जो है देखने के लिए मिली। तो अब ये सारी चीजें जो देखने के लिए मिली, यहाँ पर चीन की व्यवस्था है, ये सारी चीजें जो देखने के लिए मिली, ठीक। तो अब एक बात बताओ मेरे को, एक बात मेरे को ये बताओ कि भैया इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू भी देखने के लिए मिलेंगे। सकारात्मक तो यही था कि भैया बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही थी, ये सारी चीजें समाजवादी व्यवस्था आई, सबको रोजगार मिला, ठीक है, जनसंख्या जो थी उसको देखने के लिए मिला, ठीक। और साथ ही साथ देखने के लिए मिला क्या, कि जो निजीकरण है, व्यापार जो है वर्ल्ड में होने लग गया, ठीक। लेकिन नकारात्मक पहलू भी देखने के लिए मिले। नकारात्मक पहलू के अंदर दो तीन अगर मैं पॉइंट बता दूं, तो नकारात्मक पहलू के अंदर सबसे पहला पॉइंट ये देखने के लिए मिला कि अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया। कहने का मतलब अमीर अमीर होता गया और गरीब जो है गरीब और गरीब होता गया। इनकी जो खाई है वो कहीं ना कहीं बहुत गैप ले ली, जिसके कारण एक नकारात्मक पहलू जो है, नकारात्मक पहलू जो है देखने के लिए मिला इसके अंदर, ठीक। और क्या देखने के लिए मिला, और देखने के लिए मिला कि पूंजीवादी तरीकों से इसने अब व्यापार स्टार्ट कर दिया, अपना उद्योग स्टार्ट कर दिया, और अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए कोशिश करी गई। और साथ ही साथ क्या देखने के लिए मिला, रोजगार जो है, रोजगार जो पहले रोजगार हम देखते थे, अब रोजगार क्या है, रोजगार कहीं ना कहीं ठप हो गया, रोजगार कहीं ना कहीं खत्म होने पे कगार पे आ गया, ठीक। तो ये सारी चीज जो है इसके अंदर देखने के लिए मिली। और आई होप चीन की ओपन डोर पॉलिसी जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जापान का जो मामला है, जापान का छोटा सा मामला है। जो जापान का एक क्वेश्चन बनता है आपका, ये आप जो है जापान का जो क्वेश्चन बनता है, मैं लेके आया था वैसे जापान का क्वेश्चन, ये कि सत्ता के नए केंद्र के रूप में कैसे देखते हैं हम जापान को। तो ये जो है इसके अंदर कुछ नहीं है, जैसे कि आप सोनी का नाम, एक कंपनी है सोनी, ठीक है, पैनासोनिक, ठीक है, ये सारे नाम आपने सुने होंगे। तो ये कौन लाया है, टोयोटो, ठीक है, ये सारे जितनी भी कंपनी कौन है, जापान की है। जापान अगर मैं बात करूं तो जापान की कुछ नहीं है, 1945 से गाथा स्टार्ट होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत, ठीक है, वहां से खत्म होता है जापान। जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराए जाते हैं। तो वो सारी चीजें कहानी है आपकी बुक के अंदर, आप जाओगे उस चैप्टर के अंदर। तो मैं आपको बुक में ये भी बता देता हूं कि बुक के अंदर राइट साइड पे आपके ब्लू बॉक्स में जापान के बारे में कम से कम 8-10 लाइन दी होगी बस मात्र। तो आप, आई होप मैं इतना समझ सकता हूँ, 12th के बच्चे हो तो आप उतना पढ़ सकते हो, तो बस उतना वो पढ़ लेना जापान के बारे में, बस वो छोटा सा है, कुछ नहीं जानना है उसके बारे में। तो वो चीज है, ठीक है। तो जापान के बारे में यही था। तो ये आज की जो क्लास थी खुले द्वार की नीति, जो चाइना की जो ओपन डोर पॉलिसी थी, उस पर हमने कई सारी चीजें डिस्कस करी और समझाने की मैंने कोशिश करी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस क्लास के माध्यम से ओपन डोर पॉलिसी चाइना की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के तहत क्लास 12th में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।